मेरे पति और मेरा सिर्फ एक समझौते की शादी थी, लेकिन जब मैंने तलाक मांगा, तो उस कमीने ने तलाक तुम्हारे सपनों में न केवल उसने मेरा सूटकेस जब्त कर लिया, बल्कि आधी रात को एक ताला बनाने वाले को बुलाकर मेरे बेडरूम का दरवाजा वेल्ड करवा दिया। और जब उसका पहला प्यार देश वापस आया, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दुत्कार दिया। कुछ साल पहले उसे बचाने की कोशिश में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तब हमने एक अरेंज मैरिज का समझौता किया। मैंने 3 साल तक उसकी देखभाल की। उसे लगा कि मैं उसकी प्रशंसा करती हूं, इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह तो बस एक विकल्प था। लेकिन जिस दिन मैं सच में चली गई, उस अहंकारी जान ने अपना गर्व निगल लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, स्यू वापस आ जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारे दादाजी की 70वीं सालगिरह है। जान से कहो कि थोड़ा जल्दी घर आ जाए। माँ, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूं। मैं दोपहर में वापस आ सकती हूँ। तुम्हारे मामले मुझसे मतलब नहीं रखते। मैं जान की बात कर रही हूँ। तुम वापस आओ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चियासियों ने हार मानकर अपनी कनपटी मसली। ड्राइवर ने अपने रियरव्यू मिरर से पीछे बैठे इस शानदार आदमी को देखा और चुपके से हैरान रह गया। उसका चेहरा एक दैवीय रचना थी। वह अपनी खूबसूरती के दम पर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसका टैलेंट भी उतना ही खतरनाक था। यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने से पहले ही उसके द्वारा बनाई गई एंटरटेनमेंट एजेंसी की कीमत 700 मिलियन आंकी गई थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। वह अब चल नहीं सकता था और इसने उसे लगभग पागल कर दिया था। बिस्तर पर पड़ा हुआ वह अपने कोने में दुबका रहता था। ठीक है, मैं समझ गई। ज्यानन आपका असली बेटा है और मैं वो हूं जिसे आपने कूड़ेदान में पाया था। गुस्से से उबलते हुए सुरे ने हिंसक रूप से फोन काट दिया। वह कागज पर सिर्फ मेरा पति है, और फिर भी वह मुझे पूरी तरह से पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। पूरे चिया परिवार का लाडला बन गया। कार एक आलीशान मॉडर्न स्टाइल विला के सामने रुकती है। ड्राइवर हैंडब्रेक लगाता है और अपनी सीट बेल्ट खोलता है। वह तुरंत उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलता है। चियासियो कुछ कठिनाई के साथ उठता है। उसका शरीर डगमगाता है। सौभाग्य से ड्राइवर उसे सहारा देने के लिए लपकता है, वरना वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाता। अंकल लिन, मैं ठीक हूं। वह हाथ से इशारा करता है, फिर गेट खोलने के लिए अपना चेहरा स्कैन करता है और आंगन में दाखिल होता है। ड्राइवर उसे देखते हुए भावुक होकर सोचे बिना नहीं रह पाता। मिस्टर चिया ने अनगिनत डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन निदान हमेशा एक ही था, लाइलाज। फिर भी 3 साल तक मेरी देखभाल के बाद वह चमत्कारिक रूप से अपने पैरों पर वापस आ गया। और उसने न केवल फिर से चलना सीखा, बल्कि उसके दिल में बसे गहरे अंधेरे ने भी आशावाद के लिए जगह बना ली। चिया दरवाजा खोलता है। खाना पकाने की एक स्वादिष्ट खुशबू तुरंत उसे घेर लेती है। स्यू, तुम वापस आ गए। एक पल सब्र करो, डिनर लगभग तैयार है। जियानन, आज रात खाने में क्या है? वह प्रवेश द्वार पर अपने जूते उतारता है, जिससे उसके महीन जुराबों में लिपटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। उसके पीले पैर के अंगूठे शरारती तरीके से हिलते भी हैं। हालांकि वह अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में है, उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वह जागते हुए सपना देख रहा हो। ब्रेस्ड जायंट झींगा, मिर्च के साथ चिकन के टुकड़े और मसालेदार केकड़ा। मेरी आवाज रसोई से गूंजती है। चियासियो एक नजर डालने के लिए रसोई के प्रवेश द्वार के पास आता है। चूल्हे के पास एक आकर्षक चेहरे वाला आदमी खड़ा है, जिसकी जुल्फें उसके माथे पर बेपरवाही से गिर रही हैं। अगर कोई और होता जो मुंह में सिगरेट दबाकर खाना बना रहा होता, तो उसे यह निश्चित रूप से घिनौना लगता। लेकिन मैं अपने होठों के कोने में सिगरेट दबाए, कड़ाही में खाना उछालते हुए, अपना चेक वाला एप्रन पहने, धुएं के कारण कभी कभी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, इसके विपरीत एक मर्दाना और थोड़ा सा सख्त आकर्षण बिखेर रहा था। मैं मुड़ा। मैंने चिया की नजरों से नजरें मिलाई और उसे एक मुस्कान दी। एक साफ और सटीक इशारे के साथ मैंने नल के पानी के नीचे अपनी सिगरेट बुझाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। डिनर तैयार है। तुमने फिर से यह सब बनाया? मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझे इतना खिलाकर मार डालोगे। चियासियो ने मेरी ओर नकली नाराजगी भरी निगाह डाली, लेकिन फिर भी उसने एक बड़ा झींगा पकड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मैं इतना बारीकी से काम करता था कि मैंने उसके लिए झींगे भी छील दिए थे। तुम बहुत पतले हो। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा वजन बढ़ा लो, खासकर तब जब तुम अभी भी ठीक हो रहे हो। मैं ऐसे मुस्कुराया जैसे हमारे बीच अब एक अनुबंध का कोई निशान नहीं था और न ही एक अजनबी पति की दूरी थी। भोजन के अंत में चियासियो को लगा जैसे उसका पेट फटने वाला है। चाहे वह कितना भी कहे कि वह अब कुछ और नहीं निगल सकता, मैं जिद के साथ उसकी प्लेट भरता रहा, जिसके बदले मुझे तिरस्कार भरी नजरें मिलीं। जब कोई बहुत ज्यादा खा लेता है, तो वह थोड़ा खोया हुआ और पूरी तरह से सुस्त दिख सकता है। चियासियो के साथ बिल्कुल ऐसा ही था जो सोफे पर पसरा हुआ था। बिल्कुल सही।
वह बेजान नजरों से 100 इंच के टेलीविजन को ताक रहा था। एक फोन की घंटी ने खाने के बाद की शांति के उस पल को अचानक तोड़ दिया। अपनी स्क्रीन पर 3 शब्द ओचोआ देखकर वह अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसने फोन को साइलेंट करने के लिए एक बटन दबाया। स्यू, तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैं अपनी शावर के बाद पहली मंजिल के बाथरूम से बाहर आया। ये एक अनचाहा कॉल है, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। चियासियों थोड़ा और नीचे खिसक गया, सोफे के मुलायम कुशन में धंस गया। वैसे जियानन, कुछ दिनों में मेरे दादाजी की 70वीं सालगिरह है। मेरी माँ चाहती हैं कि तुम थोड़ा जल्दी घर आ जाओ, चियासियों ने बेपरवाही से कहा। उसके छोटे पैर ने जुराब उतारने के बाद मेज पर रखे रिमोट कंट्रोल को दबाया। उसने न्यूज चैनल लगाने के लिए चैनल बदला, उसके सामने सोने की तैयारी करते हुए। जब से उसने अपने पैरों का इस्तेमाल वापस पाया था, वह घर पर अपने पैरों से जो भी काम कर सकता था वह उन्हें कभी अपने हाथों से नहीं करता था, क्योंकि उसे बहुत डर था कि कहीं एक दिन वह फिर से लकवाग्रस्त न हो जाए, जैसा कि पिछले 3 सालों के दौरान था। लेकिन उसे अपने इशारों का अंदाजा नहीं था, और न ही यह कि वे कितने आकर्षक थे। स्यों, मुझे तुमसे बात करनी है। अपने बाल सुखाने के बाद मैं उसके ठीक सामने बैठ गया। चियासियो सोफे पर पूरी तरह से पसरा हुआ था। उसकी मुद्रा एक बेपरवाही और मासूमियत से भरी थी। मैंने कॉफी टेबल की दराज से 2 दस्तावेज निकाले और उन्हें उसके सामने रख दिया। स्यों, चलो तलाक लेते हैं। चियासियो अपनी सुस्ती से ऐसे बाहर आया जैसे उसे किसी बुरे सपने से हिंसक रूप से बाहर निकाला गया हो। उसकी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे हक्का बक्का होकर देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर डालने के बाद उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने तो एक गाली भी बुदबुदाई। लेकिन उसी समय मेज पर रखे सीयू के फोन की घंटी फिर से बजने लगी। चाओपेंग नाम जो डिस्प्ले पर था वह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना केवल एक सरसरी निगाह डाली। सीयू, तुम अपने एक्स का फोन क्यों नहीं उठा रही? बेपरवाह अंदाज में चियासियो ने अपनी नाराजगी जाहिर होने दी। तुम्हें क्या लेना देना? तुम मेरे लिए कौन हो? शुरू में चियासियो का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने फोन काटने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, लेकिन उसे याद आया कि उसने ड्रेस पहनी है और अपनी जुराबें उतार दी हैं। अगर उसने अपनी टांग फैलाई तो जान सब कुछ देख लेगा। इसलिए उसने सीधे बैठना पसंद किया। लेकिन उसी समय उसकी नजर उस दस्तावेज पर पड़े शब्दों पर पड़ी जो आंखों में चुभ रहे थे। तलाक का समझौता, तलाक का समझौता। उसका दिल बुरी तरह से बैठ गया। एक घुटन भरी लहर एक सुनामी की तरह उस पर छा गई। उसका सुंदर चेहरा कुछ ही सेकंड में पीला पड़ गया। जियानन, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्सा। उसका गुस्सा और उसकी आक्रामकता फूट पड़ी। जान पर एक भारी दबाव पड़ा। स्यों, इन पिछले 3 सालों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हारी मदद की बदौलत मैं अपनी मां के ऑपरेशन का खर्चा उठा सका और उन्हें देश के सबसे अच्छे अस्पताल में भेज सका। लेकिन हमारे बीच यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जब वह वापस आ गया है तो मेरे लिए जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें और नहीं रोक सकता। तुम अपने खुद के प्यार के साथ जीने के हकदार हो। मैं मुस्कुराया। इस मुस्कान के अलावा मेरे चेहरे पर कोई और भाव दिखाई नहीं दे रहा था। चियासियो ने मुझे पूरी तरह से हक्का बक्का होकर देखा। वह उदासी, दुख या कड़वाहट का जरा सा भी निशान नहीं देख पाया, यहां तक कि थोड़ा सा पछतावा भी नहीं। चियासियो गुस्से के चक्कर में था। उसने जोर से मेज पर अपनी हथेली पटकी। वह मुझ पर चिल्लाया, जेनन, तुम खुद को क्या समझती हो? इन पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हें कम से कम कई मिलियन दिए हैं। इतना कि तुम्हारी मां, जो गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर पड़ी थीं, पूरी तरह ठीक हो गईं। और तुम मुझे इस तरह शुक्रिया अदा कर रही हो? 3 साल पहले उसके एक्सीडेंट के बाद चिया परिवार ने पागलों की तरह हर जगह विज्ञापन लगवा दिए थे। चियाओ को ठीक करने वाले के लिए 1 बिलियन का इनाम। और उस सारे मीडिया हंगामे के बीच मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा। उस समय मैंने चियाओ का प्रशंसक होने का नाटक किया और कहा कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने चिया परिवार से भीख मांगी कि मुझे एक मौका दें, मुझे उसके पास रहने दें। उस समय चियाओ का गुस्सा शब्दों से परे था। जो कोई भी उसके पास आता, यहां तक कि उसके अपने माता पिता भी, वह उन्हें गालियां देता और चीजें फेंक कर मारता। वह हिंसक था। उसके बिस्तर के पास कोई नुकीली चीज नहीं छोड़ी जा सकती थी, क्योंकि वह खुद को नुकसान पहुंचाता था। मैंने चिया परिवार की परीक्षा पास की। 3 साल तक दिन रात मैंने चियाओ की देखभाल की। चाहे उसने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, मैं चुप रहा। मैंने सब कुछ सहा। चियासियों के इस व्यवहार से कोई भी हार मान लेता और निराश होकर चला जाता। लेकिन मैं नहीं, इसके विपरीत मैंने एक चमत्कार कर दिखाया। जिस दिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका, उसकी मां खुशी से रो पड़ी। उसके पिता मुझे धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। लगभग पूरा परिवार हमारी शादी के लिए सहमत था। चियाओ ने मना नहीं किया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसका भी एक दिल है।
वह अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन वह अपने दिल में कुछ छिपाता है। स्यूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी मां की हालत बहुत पहले ही खराब हो गई होती। हमने बस अपने मिलन को आधिकारिक बनाया था। ये केवल तुम्हारे माता पिता और परिवार को खुश करने के लिए था। लेकिन हमने शादी का जश्न नहीं मनाया। किसी को नहीं पता कि हम शादीशुदा हैं। मैंने आह भरते हुए समझौते को उसके सामने बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने 3 साल तक उसकी देखभाल की है। इसलिए मैं जानता हूं कि शोभा के लिए उसका प्यार कितना गहरा है। मैं यह भी बेहतर जानता हूं कि उसके लिए उसे भूलना नामुमकिन है। अब जब वह व्यक्ति विदेश से वापस आ गया है, तो मेरे जाने का समय है। आह, ये तो हंसने वाली बात है। पूरे 4 मिलियन! तुम इसे चुकाने का इरादा कैसे रखते हो? चियाचू ने भयानक लहजे में चिल्लाकर कहा। यह सच था। उसी समय मेज पर रखा फोन, जो अभी बंद हुआ था, फिर से बजने लगा। यह फिर से शौचा का कॉल था। मैंने समझौता मेज पर छोड़ दिया और अपने कमरे की ओर चल दिया। स्यूं, खुद को धोखा देना बंद करो। वह और केवल वही तुम्हारे दिल में है ना? आज च्याओ फिर से सामान्य रूप से चल सकता है। मेरा बोझ उतर गया है। मैंने उस व्यक्ति को भी भुला दिया है जो मेरे दिल में था। मैं अब इस झूठी शादी के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। जेनन! चियासियो एक शेर की तरह गुस्से में दहाड़ा। फोन लगातार बज रहा था। गुस्से में उसने उसे सीधे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। वह काफी देर तक गुस्से में रहा। उसके सीने में हल्का दर्द भी होने लगा। उसने अपनी जुराबें पहनी और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह मेरे कमरे के दरवाजे की ओर झपटा। ज़ियानन, मैं बाहर जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊं और अगर तुम घर पर नहीं दिखी, तो तुम समझ लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक मांगने की? अगर हमें तलाक लेना भी पड़ तो फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। गुस्से में पागल च्याओ ने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने के लिए मुद्दा। लेकिन जाने से पहले अपनी घबराहट और गुस्से में वह लड़खड़ा गया। उसका सिर मजबूती से दरवाजे से जा टकराया। दर्द ने कुछ पल के लिए उसकी सांसें रोक दी। कड़क! उसने दरवाजा हिंसक रूप से बंद कर दिया और बाहर से डबल लॉक लगा दिया। अपने गुस्से में उसने धातु की चाबी को अपनी हाई हील्स से तब तक मारा जब तक कि वह ताले के अंदर ही टूट नहीं गई। उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, तो उसने 50 किलो से ज्यादा वजन का एक बड़ा फूलों का गमला हिलाने की जहमत उठाई और उसे दरवाजे के सामने रख दिया ताकि वह ब्लॉक हो जाए। उसे खुद नहीं पता था कि उसमें इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन उसने यह कर दिखाया। कमीने, साले, तलाक चाहिए, भाड़ में जा। तुझे पता है मैं कौन हूं और तू कौन है। तू सिर्फ एक गरीब आदमी है, एक मामूली इंसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक अरबपति उत्तराधिकारिणी से तलाक चाहने की? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? चियासियों ने दर्द से भरे शरीर के साथ अपना फोन कार के शीशे के पास किया। कार अनलॉक हो गई। वह अंदर बैठी गाड़ी स्टार्ट की और विला से तेजी से निकल गई। कमरे में मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। मैंने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था। मेज पर एक बेहद खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। वह बिल्कुल चियासियो जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी नजरें अलग थीं। मियाओई, मुझे माफ करना। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने और तुम्हारी यादों का सम्मान करने में इतने साल लग गए। मुझे कोई ऐसी भी मिल गई जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मैंने उसका प्रशंसक होने का नाटक किया और 3 लंबे सालों तक उसके साथ रहा। उसे देखकर मुझे हमेशा लगता था कि तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन तुम मुझे पहले ही छोड़ चुकी हो। इतने साल बीत गए, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब मेरे लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का समय है। तुम जो स्वर्ग में हो, क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी? दोपहर में विला अजीब तरह से शांत था। चियाओ की हथेलियां पसीने से भीग गईं। वह तेजी से कार से बाहर निकली। उसके पास गैरेज का बड़ा दरवाजा खोलने का भी समय नहीं था। स्यू हाथ में टूटा हुआ फोन लिए घर में घुसी। धप धप धप! उसने लाइट जलाने की जहमत नहीं उठाई। वह मेरे कमरे तक दौड़ी और दरवाजा पीटा। जेनन, दरवाजा खोलो, यह दरवाजा खोलो। लेकिन कमरे में मौत जैसी शांति छाई थी। वहां से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। जो नजारा उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसे लगभग पीछे गिरा दिया। कमरा पूरी तरह खाली था। सब कुछ सलीके से रखा था। अलमारी खाली थी। एक कोने में 26 इंच का एक काला सूटकेस रखा था। वह मेरी अलमारी खोलने के लिए दौड़ी। सब कुछ खुला और खाली था। दराजें भी खाली थीं। यहां तक कि बाथरूम से टॉयलेटरीज भी ले जाई गई थीं। जियानन, क्या तुम पागल हो? तुम चले गए। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? मैं 10 बिलियन की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी, और तुम्हारी हिम्मत हुई तलाक चाहने की? तो क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? तुम मुझे त्यागना चाहते हो? क्या यही बात है? चिया सेऊ घर में अकेली पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसी समय उसकी मां का फोन आया।
सियूं, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा जन से झगड़ा हुआ है? जन इतनी रात को दादा दादी के घर क्यों गया है? चियाओ गुस्से से उबल पड़ी। झगड़ा? वह सन की। मुझे नहीं पता उसे क्या दौरा पड़ना है। ये मुझे पागल कर रहा है। उसकी मां ने हैरान और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अगर तुमने जेनन को परेशान किया है तो जल्दी जाओ और उससे कुछ प्यार भरे शब्द कहो। अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक रहा है तो मां तुम्हारी मदद कर सकती है। चियाओ फटने ही वाली थी। शौचा वापस आ गया है। रुको मां, आपने अभी क्या कहा? जियानन दादा दादी के घर गया है? हाँ, उसकी मां ने पुष्टि की। क्या तुम्हें नहीं पता था? चिया सिउ ने दांत पीस लिए। ठीक है मां, मैं समझ गई। मैं अभी उसके माता पिता के घर जाकर उसे डांटूंगी। उसकी मां ने उसे डांटा। ये पक्का शौचा पेंग के साथ तुम्हारी गंदी कहानियों की वजह से है। इसी वजह से उसने सब कुछ गलत समझ लिया। माफी मांगने के बजाय तुम उसे डांट रही हो। और उसने सीधे फोन काट दिया। उस समय चियासियो गुस्से से पागल थी। वह अपनी मां की फटकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से में अगबबूला होकर चियासियो बाहर निकलने के लिए मुड़ी। लेकिन जाने से पहले मेरा सूटकेस देख पाना उसके लिए असहनीय था। वह उसे खोलने की कोशिश करने के लिए पास गई, लेकिन सूटकेस कोड वाले ताले से बंद था। वह लिविंग रूम की अलमारी से टूल बॉक्स लेने दौड़ी। उसने एक हथौड़ा और एक पेचकस उठाया और जानन के सूटकेस पर काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार जिप टूट गई। सूटकेस के अंदर का नजारा देखकर वह फीकी हंसी हंसी। मेरे कपड़े, मेरा सारा सामान पहले से ही सूटकेस में रखा हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम 3 साल तक मेरे साथ रहे और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम तलाक की बात करते हो और तुमने अपना सामान भी पैक कर लिया है। तुम क्या खेल खेल रहे हो? क्या तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? चियाओ ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसने मेरे कपड़े पकड़े और एक एक करके वापस अलमारी में रख दिए। ईमानदारी से कहूं तो उसका मन कर रहा था कि आधी रात को किसी ताले वाले को बुलाकर मेरे कमरे के दरवाजे पर वेल्डेड लॉक लगवा दे, जो केवल बाहर से खुले, बस ये देखने के लिए कि क्या जियानन अपनी नखरे जारी रखेगा। लेकिन तभी एक कपड़े से एक फोटो नीचे गिरी। ये क्या है? चियासियो पूरी तरह हैरान थी। फोटो में एक चेहरा था जो बिल्कुल उसका अक्स था। सफेद ड्रेस पहने और तिनके वाली टोपी लगाए। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। पहली नजर में चियासियो को थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। जन भले ही पागल हो गया हो, फिर भी उसने मेरी फोटो इतनी हिफाजत से रखी है। दूसरी नजर में कुछ गड़बड़ लगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं नहीं हूं। मैं कभी इस तरह की ड्रेस नहीं पहनूंगी। तीसरी नजर में उसे समझ आया, असल में ये मैं बिल्कुल नहीं हूं। पहली बात, मैं इस तरह नहीं मुस्कुराती। दूसरी बात, मेरी नजरें ऐसी नहीं हैं। उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा सौम्य है। और तीसरी बात, फोटो के पीछे एक नाम लिखा है, जेनन मियाओ, 17 अक्टूबर को शहर में प्रवेश। कई दर्जन किलोमीटर दूर का ट्रांजैक्शन, चिकू गांव। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर सो गया था। मैं उसके बगल में बैठा हूं। मैं इस असामान्य गर्मी से राहत देने के लिए धीरे धीरे पंखा झल रहा हूं। ए बूढ़े, तुमने देखा है क्या समय हुआ है? तुम जानन को और क्या बता रहे हो? तुम उसे सोने नहीं दोगे? सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली। वह बड़बड़ा रही थी जैसे शिकायत कर रही हो। दादी, दादाजी सो गए हैं। मैंने सम्मान में अपनी आवाज धीमी कर ली। चिया जांघों ने अपनी आंखें खोली। वह भ्रमित लग रहे थे। क्या हुआ? मैं कैसे सो गया? वह थोड़ा शर्मिंदा थे। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और जानन की ओर मुड़े। काफी देर हो गई है, जल्दी जाओ और सो जाओ। जन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है दादाजी। चर्रर। उसी समय सड़क पर टायरों की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दादाजी, मैं हूं, स्यू। दरवाजा खोलो। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे लगा था कि चियासियों आज रात वापस नहीं आएगी। इसके अलावा दादाजी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि उनका मन पेकिंग डक खाने का है, इसलिए मैं उनके लिए गाड़ी लेकर आया था। स्यू, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला। मैं उसे दरवाजे पर खड़ा देख रहा हूं। क्या तुमने पी रखी है? चियासियों को तुरंत मुझ में से शराब की गंध आई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी जबकि मैंने सिर हिलाया। दादाजी ने मुझे आने को कहा था, इसलिए मैंने उनके साथ कुछ गिलास पी लिए। चियांगो खिलखिलाकर हंसे। हमने माओताई पी थी। ये कड़ी है, ये सच है, लेकिन इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सोया और अब ठीक हूं। उन्हें डर था कि चियासियो मुझे डांटेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत स्थिति को शांत करने की कोशिश की। सियो, चिंता मत करो। दादाजी की सेहत बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, कभी कभी 1 या 2 गिलास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी मेरे पास रहने दो। चियासियो अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबा रही थी।
खुद को फटने से रोक रही थी। मेरी फोटो जो उस समय उसकी जेब में थी, उसका वजन 1 टन लग रहा था, इतना कि उसकी सांसें रुक जाएं। स्यू, क्या कल तुम्हारा काम नहीं है? चियांगो ने हैरान होकर पूछा। दादाजी, आप क्या खेल खेल रहे हैं? आपके लिए यह सामान्य क्यों है कि जानन यहां सोए? लेकिन जब मैं आधी रात को आती हूं तो आप मुझसे पूछते हैं कि क्या कल मेरा काम नहीं है क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं। जांगो को स्थिति की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनके आत्मविश्वास भरे जवाब ने स्यू के दिमाग में कुछ धमाका कर दिया। उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने ही वाला था, एक ऐसा विस्फोट जिसके पीड़ितों की संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। चलो बूढ़े, जाकर सो जाओ। वूशु को महसूस हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है और उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा। ओह ठीक है, तुम दोनों ज्यादा देर मत जागना, कमरा पहले से ही तैयार है। चियांगो पीछे मुड़े। ठीक है दादाजी, मैंने सिर हिलाया। मैं गांव की पार्किंग में चियासियों की गाड़ी खड़ी करने चला गया। जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, सीयू ने दूर से ही अपनी टूटी हुई स्क्रीन वाले फोन से उसे लॉक कर दिया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, सीयू ने मुझे पकड़ा और बाहर की ओर धकेल दिया। रात के सन्नाटे में गांव बहुत शांत और शांतिपूर्ण था, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। डिंग डोंग। मेरे फोन पर एक मैसेज आया, लेकिन चियासियू ने उसे मेरे हाथों से झपट लिया और स्क्रीन पर मैसेज देखने लगी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन फोन को तालाब में फेंक देने का हुआ। मेरा फोन! मैं चौंक गया। मैं उसकी ओर झपटा, लेकिन चियाओ ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरा और फिर एक गहरी भारी आवाज में फुसफुसाई। जेनन, क्या तुम मेरे लिए भावनाएं रखते हो? क्या यही वह औरत है जिसने तुम्हें अभी मैसेज भेजा है? ये जेनन मियाओ ही है ना? इसकी प्रोफाइल फोटो इस तस्वीर जैसी ही है और इसके अलावा ये मुझसे बहुत मिलती जुलती है। वह तुमसे क्या चाहती है? शो के बाद, दादाजी के जन्मदिन के बाद, तुम उसके साथ एक शो में हिस्सा लेने वाले हो, अपना प्यार निभाने के लिए? उसे खुद नहीं पता था, लेकिन उसकी आवाज के लहजे में 26 साल का जमा हुआ ईर्ष्या, जेलसी का भाव था, जो बहुत कड्डवाहट भरा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उससे तलाक लेकर फिर एक ऐसी औरत के साथ शो में जाना जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, और ऊपर से उस व्यक्ति ने यह भी साफ लिखा था कि हमें अगले मंगलवार को लूचिंग स्टेशन पर मिलना है ताकि प्रोडक्शन टीम के साथ जा सकें। स्यू, तो तुम्हें पता चल गया? मैं दंग रह गया। मैंने उस फोटो को देखा जो चियासियों के हाथ में थी। मेरे होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। मुझे पता है। तो क्या? चियासियो इतनी गुस्से में थी कि वह रोने की कगार पर थी। उसने मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उसके प्रति नरम था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह नरमी किसी और के लिए थी। सॉरी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी नजरें कहीं दूर खो गईं। तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मुझे पा नहीं सकते, इसलिए तुमने अपने लिए एक ऐसी औरत ढूंढ ली जो मेरी तरह दिखती है ताकि तुम मुझे रिप्लेस कर सको। क्या तुम पूरी तरह पागल हो? सीयू ने दांत भींच लिए। उसकी आवाज एक फुफकार की तरह थी जो उसके बंद जबड़ों से निकल रही थी। दादाजी के जन्मदिन के बाद हम तलाक ले लेंगे। हमारे बीच अब इस तरह जारी रखना ठीक नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। मेरा मन सिगरेट जलाने का कर रहा था, लेकिन चियाओ ठीक मेरे सामने थी। मैं सिर्फ अपनी कड़वाहट पीकर रह गया और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उसे वापस पैकेट में रख दिया। बेहतरीन। यह वाकई बेहतरीन है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने मेरी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लिया। चियासियू भावनाओं के भंवर में इतनी डूबी थी कि उसका दम घुटने लगा और उसे खांसी का दौरा पड़ रहा। मैं उसकी पीठ थपथपाने के लिए लपका, लेकिन उसने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। स्यू, खुद को इस हालत में मत डालो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे दिल में शॉ चॉपिंग की क्या जगह है। और फिर, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। मैं वाकई तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसका पीछा करने के चक्कर में ही तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। कई दिनों और रातों तक तुम रोते हुए बस उसी का नाम पुकारती रही थी। मेरी बातों से चियासियू दंग रह गई और उसका गुस्सा कम हो गया। उसने मुझे अविश्वास के साथ फटी आंखों से देखा। एक गरीब आदमी, तुम्हारे लायक नहीं? क्या तुमने पी रखी है? मेरे पिता तुम्हें पूरा ग्रुप सौंपने वाले थे, तुम्हें सीईओ बनाने वाले थे। वैसे भी स्यू, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साफ था। ये एक नाम मात्र की शादी थी। तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। चियाओ का पूरा शरीर कांपने लगा। जानन, तुम तलाक चाहते हो? यही बात है ना? ठीक है, अभी तलाक लेते हैं। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा ताकि मैं उसका दुख न देख सकूं। उसे खुद नहीं पता था कि वह इतनी दुखी क्यों है, लेकिन उसके आंसू थम नहीं रहे थे।
उसकी हालत देखकर मैं उसे पकड़ दर्शने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने मुझे अपशब्द कहे। मैंने कई बार कोशिश की और हर बार उसने मुझे झिड़क दिया। इसलिए मैं उससे बहुत दूर फासले पर ही रहा। मैंने उसे कार में बैठते और गांव से जाते हुए देखा। चियासियो विला में पहुंची और सिसकते हुए मेज पर रखे तलाक के समझौते के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंधेरे में डूबे घर में अब वह अकेली थी। एक ठंडी और एकाकी लहर ने उसके शरीर को घेर लिया। ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। शॉ चाओपिंग का फोन फिर से बजा। वह गुस्से से पागल थी। उसने फोन उठाया और शॉ चाओपिंग पर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे फिर से परेशान करने की, तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंकवा दूंगी। स्यूं, फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कॉल काट दी गई। चियासियो ने रोते हुए नंबर ब्लॉक करना चाहा, लेकिन उस समय उसके लगभग टूटे हुए फोन की स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया। गुस्से में उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। 3 साल पहले शॉ चाओपिंग ने उसे बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। बिना किसी शोर के रिश्ता तोड़ दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। दर्द से पागल होकर उसने उसका पीछा किया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था। वह और शॉ चाओपिंग बचपन के दोस्त थे। वे साथ पले बड़े थे और उनके परिवार आपस में बहुत मिलते थे। फिर शॉ चाओपिंग इतना बेरहम क्यों हो गया? एक ब्रेकअप और फिर आधा शरीर लकवाग्रस्त। इन चोटों ने उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया था और उसे खुद को बर्बाद करने की राह पर डाल दिया था। इंटरनेट पर जो कहते हैं वह सच है। बचपन का प्यार किसी नई मुलाकात के सामने टिक नहीं पाता। उन्हें लुभाने के लिए हमेशा कोई ना कोई चालाक औरत आ ही जाती है। शॉ चाओपिंग के साथ भी ऐसा ही था और जेनन के साथ भी। फोटो वाली यह औरत, भले ही वह मेरी तरह दिखती हो, वह मुझसे बेहतर कैसे है? धिक्कार है। चियासियो को पता ही नहीं चला और वह सोफे पर सो गई। वह बेबसी में मेरे कंबल को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी। उसका शरीर पूरी तरह सिमटा हुआ था। साफ जाहिर था कि वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। गुद उसे एक बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को मसला। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। जियानन, जियानन, तुम कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज विला के खालीपन में गूंजी, लेकिन सन्नाटा ही एकमात्र जवाब था। मेज पर रखी वह लेमिनेटेड फोटो उसकी आंखों में चुभ रही थी। फोटो वाले व्यक्ति की मुस्कान जितनी चमकदार थी, चियासियो का दिल उतना ही बैठ रहा था। फिर उसे याद आया, मैं अब घर पर नहीं हूं, हमारा तलाक होने वाला है। लूचेंग का पश्चिमी कब्रिस्तान, एक अकेली आकृति, होठों पर सिगरेट, एक हाथ में बाल्टी और दूसरे में फूलों का गुलदस्ता। वह पेड़ों वाली गली से गुजरता है और सीढ़ियां चढ़कर कब्र के पत्थर तक पहुंचता है। कब्र पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी है। एक युवती वसंत के फूल की तरह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। उसका चेहरा 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए थम गया है, अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन पड़ाव पर। वह एक साफ कपड़ा निकालता है और बहुत सावधानी से कब्र के स्टैल को पोंछता है। उसकी नजरें बहुत कोमल हैं और कब्र के पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में एक पंक्ति खुदी हुई है, जैन मियावाई की ओर से, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह एक सिगरेट जलाता है। उसके होठों पर न चाहते हुए भी एक मुस्कान आ जाती है। फोटो को देखते हुए उसकी भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं। किसी समय तुम्हें मेरा गाना सुनना बहुत पसंद था। मुझे अपनी खुद की आवाज तलाशने के लिए कुछ समय के लिए लूचेंग छोड़कर जाना होगा। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक धुन बजाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। वह कब्र के सामने जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। वे साल जो बीत गए, वे शब्द जिन्हें कहने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही गिटार की सुरीली धुन गूंजती है, एक गहरी और चुंबकीय आवाज तय सुनाई देती है। धुन उदास है, फिर भी उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी भरी है। यह नशीला और गहराई से सुकून देने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पुरानी युवा आकृतियों को देख सकता हूं, जो कैंपस में दौड़ रही हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी नजरों में उसकी पुरानी छवि फिर से उभर आती है। पूरे स्कूल की नजरों के सामने वह स्कूल के फंक्शन के स्टेज पर चारच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर मैं एक स्टूल पर बैठा था, बाहों में गिटार लिए। मैंने उसे देखकर मुस्कान दी। जेनन, तुम हमेशा इतने दुख भरे अंदाज में क्यों गाते हो? तुम जानबूझकर मुझे रुलाने के लिए ऐसा करते हो, है ना? जेनन, तुम्हें और ज्यादा आशावादी होना चाहिए और ज्यादा मुस्कुराया करो। तुम्हारी उम्र क्या है? सच कहूं तो तुम हमेशा एक बूढ़े आदमी की तरह रहते हो। तुम्हारे बगल में मैं एक बच्ची जैसी लगती हूं। जेनन, मुझे भूल जाओ। जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बारे में कभी मत सोचना। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य है। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बंधी नहीं होनी चाहिए। जियानन, मैं तैयार हूं। हम अगले जन्म में मिलेंगे। मूर्ख, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुमसे प्यार जरूर करूंगी, ये पक्का है।
गाना खत्म हो गया। दर्शक चले गए। मेरे हाथों में गिटार के तार आखिरकार शांत हो गए। यहां तक कि सबसे लंबा सुर भी अंततः पूरी तरह खामोश हो जाता है। मैंने हाथ बढ़ाया और कब्र के पत्थर को धीरे से थपथपाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसके सिर को सहलाता था। वह हमेशा कहता था, "यह मुझे इस तरह दबाना बंद करो। अगर मेरी लंबाई नहीं बढ़ी तो यह पूरी तरह तुम्हारी गलती होगी।" वह यह भी कहता था, "जानन, मुझे इस तरह मत देखो। जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मेरा रोने का मन करता है। मुझे पता है कि मैं 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा।" मैंने आसमान की तरफ सिर उठाया। मेरे होठों के कोने में दबी सिगरेट एक बार फिर पूरी जल चुकी थी। मूर्ख, असल में तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम हमेशा मेरे गानों में जिंदा रहे हो। मुझे शोहरत और कामयाबी मिलेगी। मैं तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे सपनों के मंदिर तक ले जाऊंगा। और जब वह पल आएगा तो मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होगा। तब शायद मैं उस सलाह पर गौर करूं जो तुमने मुझे मरने से पहले दी थी। एक जुनूनी प्रेम कहानी जीना, फिर शादी करना, बच्चे होना और इसी तरह बूढ़ा होना। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। फिर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। और कब्र के पत्थर के बगल में वह छोटा सा जिद्दी फूल हवा में हल्का सा लहराया, जैसे अलविदा कह रहा हो। इसी बीच चियांगो की बड़ी सालगिरह के मौके पर चिया परिवार के पुराने घर में काफी हलचल थी। लानत है, सितंबर आ गया है, फिर भी इतनी गर्मी कैसे है? अगर मेरे बस में होता तो मैं इस सूरज को ही ठिकाने लगा देता जो हमारे सिर पर तप रहा है। एक आवाज लगातार बड़बड़ा रही थी। उसका बैग एक कोने में फेंक दिया गया था। यह आदमी कोई और नहीं, मेरे ससुर चिया चांगोन थे। तुम अकेले कैसे आए? और स्यू कहाँ है? पापा, स्यू ऑफिस में व्यस्त है। दादाजी की सालगिरह परसों है। गांव में 3 दिनों का भोज है। सीयू को घर आने और दादाजी का जन्मदिन मनाने से पहले ऑफिस के काम निपटाने हैं। चिया चांगोन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर हिलाया। फिर वह मेरे पास आए और मेरे मुंह में एक सिगरेट दबा दी। जब मैं रसोई में व्यस्त था उन्होंने उसे जला दिया। किसी भी दूसरे परिवार में दामाद हमेशा अपने ससुर की सिगरेट जलाता है, लेकिन चिया परिवार में कभी कभी इसका उल्टा होता है। चिया चांगोन इन छोटी बातों की परवाह नहीं करते। वैसे भी अगर मैं 3 साल तक दिन रात उनके साथ नहीं होता तो उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई होती। उस पुरानी घटना की वजह से उनके शॉ चाओपिंग के पिता से रिश्ते खराब हो गए थे। उन्होंने 3 साल से एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये सब इसीलिए क्योंकि शॉ चाओपिंग के पिता अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाए। वह दिखावा करता था क्योंकि वह एक ऊंचे खानदान की वारिस के साथ घूम रहा था और दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक बार जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था तो उसने उनकी बेटी को छोड़ दिया। अगर परिवार ने उन्हें नहीं रोका होता तो वह कब का चाओपेंग को सबक सिखाने पहुंच गए होते। मैंने मेज पर खाना परोसा। सब बैठ गए। तभी पास ही बच्चों के शोर की आवाज आई और वे हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। जीजा जी, हमें अभी रास्ते में एक मुर्गा मिला, जंगली। अरे बाप रे, कब से मुर्गे जंगली होने लगे? शरारती बच्चों, तुमने फिर किसी का मुर्गा चुरा लिया है। जल्दी जाओ और उसे वापस करो और माफी मांगो। मैं करीब 10 मिनट तक इसे सुलझाने के लिए बाहर गया। सब खाना शुरू करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि बच्चों ने भी अपनी चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया था। आप लोगों ने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? खाना ठंडा हो जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, है ना? मैं ये सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। चिया चांगोन मुस्कुराए। उन्होंने मुझे उसी बेंच पर अपने बगल में बैठने का इशारा किया। चिया परिवार में मेरा रुतबा ऐसा था कि चचेरी बहन का पति, जिसकी अपनी 10 कंपनियां थीं, वह भी मेरी बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकता था। जियानन, जब तुम सीयू के साथ शादी की रस्म करोगे तो भोज गांव में ही होना चाहिए। अगर हम होटल जाते तो वह बेशक ज्यादा शानदार होता, लेकिन तुम्हारे दादाजी बिल्कुल खुश नहीं होते। ठीक है, मैंने सिर हिलाकर सहमति दी। चिया चांगो ने भी सिर हिलाया। अगर तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है तो कैटरिंग और गांव के रिवाजों के हिसाब से इंतजाम की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? मैंने अभी तुम्हारे कार्ड पर 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको पैसे अभी वापस भेज देता हूं। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, मैंने जल्दबाजी में जवाब दिया। चूंकि तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन्हें अपने पास रखो। मेरे पास और कुछ हो ना हो, लेकिन पैसा इतना है कि समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़े चिया चांगोन को खुश होते देख चियांगो ने अपनी आंखें घुमाईं। उन्होंने अपने पंखे से उन्हें हल्का सा मारा। चांगोन, आपको लगता है कि आप नए साल से पहले सब इंतजाम कर लेंगे? चिया चांगोन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, लेकिन स्थिति इतनी अजीब थी कि पता नहीं चल रहा था कि हंसें या रोएं। बेशक मुमकिन है। स्यों? अब काफी बेहतर है। वह अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। बूढ़े आदमी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ, यह हुई ना बात।
इस साल शादी, अगले साल बच्चा, 2 साल में दूसरा बच्चा, उसके बाद तुम 2 साल आराम करना और फिर तीसरा करना। चूंकि बड़े बुजुर्ग ने बात कह दी थी तो मामला तय था। दादाजी, पर आप स्यू को समझते क्या हैं? मैं पूरी तरह अवाक था। जैसे ही रात ढलने लगी, चिया स्यू पहुंची। उसके चेहरे से आंसुओं के निशान काफी पहले गायब हो चुके थे, जिनकी जगह एक तरह की बेरुखी ने ले ली थी। स्यू, तुम आ गई। जाओ, अपने पिता को ढूंढो। देखो, वह फिर कहां ताश खेलने निकल गए हैं। गांव युलान ने एप्रन पहने हुए मुड़कर आदेश दिया। चिया स्यू ने सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक नजर देखा। कुछ ही देर बाद चिया चांगोन को जबरदस्ती वापस लाया गया। वह एक दोपहर में 200 युआन से ज्यादा हार चुके थे। वह काफी निराश दिख रहे थे। वह मुझे 5 मिलियन भेज सकते थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ताश में थोड़े पैसे हारने पर वह दुखी थे। मेरी चचेरी बहनें और दूसरे बच्चे आधा दिन यहां वहां खेलने के बाद खाना लगने के समय दौड़ते हुए वापस आ गए। सबसे छोटी चचेरी बहन चिया स्यू से चिपक गई। बड़ी दीदी, क्या आप जीजा जी से शादी नहीं कर सकती? चिया स्यू उसके सवाल से हैरान रह गई। उलझन में उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? छोटी बहन ने शर्माते हुए कहा, मैं बड़ी होकर जीजा जी से शादी करना चाहती हूं। धड़ाम! आंगन में कई लोगों के पीछे गिरने की आवाज आई। मेरी दूसरी चाची ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा, यह समझकर कि उसने बेवकूफी भरी बात की है। उसने अपनी जीभ निकाली और बिजली की तरह गायब हो गई। लेकिन इन शब्दों ने एक बार फिर चियासियू का दिल भारी कर दिया। उसने मेरी तरफ जो नजर डाली, उसमें झुंझलाहट थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अन्याय महसूस हो रहा था। उस समय मैं खाना बनाने में बहुत व्यस्त था। मेरी पीठ पर आंखें नहीं थीं, इसलिए मैंने चियासियू की वह गुस्से भरी नजर नहीं देखी। मैं पसीने से तरबतर था। एक बार जब सबने खाना खत्म कर लिया तो रात पूरी तरह हो चुकी थी। चिया चांगोन मुझे गांव के मुखिया के पास सालगिरह के इंतजाम पर चर्चा करने ले गए। इसी बीच गांव युलान चिया स्यू के साथ गांव में टहल रही थीं। स्यू, तुम्हारे और जन के बीच आखिर चल क्या रहा है? तुम शॉ चाओपिंग से मिलने गई थी ना? स्यू को बहुत बुरा लगा। उसका मन नहीं कहने का था, लेकिन उसके मुंह से निकला, हाँ, वही बात है, मैं उससे मिलने गई थी। गांव युलान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह आपा खोने ही वाली थी। शॉ परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम फिर से उसे ढूंढने क्यों गई? और वैसे भी उसने तुम्हें उस समय क्यों छोड़ा था? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। चिया परिवार ने कभी नहीं चाहा था कि स्यू किसी बहुत ऊंचे खानदान में शादी करे। जब तक चिया स्यू को कोई पसंद था, वे उसे स्वीकार कर सकते थे। सामाजिक दर्जा कोई समस्या नहीं थी। जब तक प्यार था, चिया परिवार बाकी सब संभाल सकता था। माँ, मैं जन से तलाक चाहती हूँ, चिया स्यू ने अपने दांत भींचते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। तलाक? पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे शांति से बात करके न सुलझाया जा सके। गांव युलान घबराने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी कोई बेवकूफी करे। जियानन के साथ मेरी शादी हमेशा सिर्फ एक समझौता रही है। क्या मुझे अपनी मर्जी से तलाक लेने का हक भी नहीं है? मैं उससे प्यार नहीं करती। ये सच है, उसने मुझे निराशा से बाहर निकाला, लेकिन हमारे परिवार ने उसे बदले में बहुत पैसा भी दिया है। नहीं, अब हम बराबर हैं। सियू जितना ज्यादा बोल रही थी, उसे उतना ही लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। उसने ये बात केवल अपनी मां से कहने की हिम्मत की। अगर उसने यह अपने पिता चिया चांगोन से कहा होता तो वह निश्चित रूप से उसे डांट देते। क्या मतलब, एक समझौते की शादी? उस पल गांव युलान अपनी जगह पर जम गई। उन्हें लगा जैसे आसमान उनके सिर पर आ गिरा हो। पूरे चिया परिवार को लगता था कि उन्होंने आधिकारिक रूप से शादी की है। मैरिज सर्टिफिकेट असली था। चूंकि चिया स्यू की सेहत अब ठीक थी, इसलिए किसी चीज ने रास्ता नहीं रोका था। सब स्यू को समझते थे। लेकिन गांव युलान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शादी महज एक समझौता थी। चियास्यू, तुम आखिर सोच क्या रही हो? उनकी मां ने उन्हें डांटा, जो शायद ही कभी उन पर चिल्लाती थीं। चियास्यू को और भी बुरा लगा। उसका गुस्सा बढ़ता गया। वह जिद्दी थी। वह सिसकियों से रुंधे गले से बोली, मैं उससे प्यार नहीं करती, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप लोग उसे पसंद करते थे, इसलिए मैंने उसके साथ इस अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दी। बस मैंने कर लिया। वैसे भी मैं तलाक लेने वाली हूं, लेकिन उसने अपने ही हाथों से तलाक के कागजात फाड़ दिए। बेटी की इस जिद पर गांव युलान भड़क गईं। उनका चेहरा लाल हो गया। उस पल उन्हें अपनी बेटी की नादानी की वजह से मेरे प्रति अपराधी महसूस हुआ। उन्होंने मुझे इस सब में घसीटा था। स्यू, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वह शॉ चाओपिंग नाम का कमीना है? गांव युलान ने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। चियासियो कह तो कुछ और रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां को चुनौती देने वाला अटल संकल्प था।
तुम मुझे मार ही डालोगी। गांव युलान ने हाथ से झटके वाला इशारा किया और मुड़ गई। मुझे लगा था कि अगर हमारे बीच कोई गलतफहमी है भी तो वह बड़ी नहीं होगी, पर किसे पता था कि हमारी शादी महज एक समझौता थी और शॉ चॉपिंग वापस आ गया है। मेरे स्वभाव के हिसाब से मुझे रास्ता छोड़ देना चाहिए था, है ना? लेकिन चिया परिवार का दामाद सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। अगर चिया सिउ ने शॉ चाओपिंग को घर लाने की हिम्मत की तो चिया चांगोन उसे मार मार कर अस्पताल पहुंचा देंगे, यह तय है। हमेशा मेरी ही गलती क्यों होती है? चिया सिउ जमीन पर उकड़ू बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। जहां उसने मेरा फोन फेंका था वहां बत्तखों का एक झुंड शांति से तैर रहा था। चांदनी पानी की सतह पर अपनी सफेदी बिखेर रही थी, लेकिन चियासियो बेबसी में सिर्फ रो रही थी। उसे याद आया कि मेरा फोन वाटरप्रूफ था। न जाने क्यों वह हर कीमत पर यह जानना चाहती थी कि मेरे और उस औरत के बीच क्या है। भले ही उसे पता था कि बातचीत का सच सहना मुश्किल होगा, फिर भी वह उसे देखना चाहती थी। उसके जाने के बाद गांव युलान गांव के पुराने मुखिया के पास गईं। उनका चेहरा अब सामान्य था। वह मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठ गईं। वह रात 8 बजे से लगभग 10 बजे तक वहीं बैठी रहीं, बिना किसी झुंझलाहट के। मैं मुखिया की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और लाल कागज पर बहुत सी चीजें लिख रहा था। मुझे ऐसा करते देख गांव युलान का दिल और भी टूट गया। इतना अच्छा लड़का, 3 साल काफी नहीं थे, ऊपर से वह एक कॉन्ट्रैक्ट में भी बंधा है। वह अंदर से कितना दुखी और निराश होगा। मुखिया के घर से निकलने के बाद गांव युलान ने चिया चांगोन और बाकी लोगों को दूर भेजने का बहाना बनाया। हम दोनों गांव की सड़क पर टहलने लगे। जेनन, क्या तुम और स्यूं हमसे कुछ छिपा रहे हो? माँ, आपका क्या मतलब है? मेरा दिल बैठ गया। गांव युलान मुझसे अकेले में बात कर रही थीं। यह पक्का तलाक के बारे में ही था। और तुम क्या सोचते हो? गांव युलान ने मुझे देखते हुए पूछा। मैं एक पल के लिए खामोश रहा। माँ, इस कहानी में गलती मेरी है। मैंने ही आपको शुरू से कुछ नहीं बताया। चिंता न करें, दादाजी की सालगिरह खत्म होने के बाद मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैं बस यह आखिरी काम निपटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि दादाजी निराश हों। उनकी 70वीं सालगिरह सबसे जरूरी है। अगर हमने अभी हंगामा किया तो पूरे गांव के सामने चिया परिवार की बदनामी होगी। जाना, पर तुमसे जाने के लिए किसने कहा? गांव युलान ने मुझे बहुत सख्त नजरों से देखा। उनकी अपनी बेटी ने यह कॉन्ट्रैक्ट का नाटक रचा था और फिर भी यह लड़का सब अपने ऊपर ले रहा है। वह जाने के बाद भी उनकी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। गांव युलान ने बस एक बात कही, तुम्हारे बिना यह परिवार बिखर जाएगा। अभी के लिए इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं सियों से बात करूंगी और उसका मन बदलने की कोशिश करूंगी। किसी भी हाल में वह शॉ चॉपिंग हमारे परिवार में कदम नहीं रखेगा। मुझे पता है कि कोई गलतफहमी है। माँ, वह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। गांव युलान ने सिर हिलाया और मुझे बीच में ही रोक दिया। बस बहुत हुआ, सियों का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वह कैसी है। अगर उसे इतनी आसानी से बात की जा सकती तो वह इतनी जिद्दी नहीं होती। आधी लकवाग्रस्त होने के बावजूद वह उस शॉ चॉपिंग की रट लगाए रहती थी। मैं उसे फोटो वाली बात समझाना चाहता था, लेकिन गांव युलान को लगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। उन्होंने मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। घर पहुंचने पर गांव युलान को कुछ अजीब लगा। जमीन पर ये मिट्टी के निशान कैसे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे ये तालाब की तरफ से आ रहे हों। कंक्रीट के रास्ते पर साफ निशान थे। विला के अंदर चियासियों सिर से पांव तक कीचड़ में लथपथ दाखिल हुई थी। उसका हर कदम फर्श पर कीचड़ के निशान छोड़ रहा था। उसके कपड़ों से लगातार मिट्टी गिर रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। नहाने के बारे में सोचे बिना उसने सबसे पहले फोन को चार्ज पर लगाया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई आइकन नहीं जला। चार्जर की खराबी के शक में उसने तुरंत दूसरा चार्जर निकाला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई चारा न देख वह उसी दयनीय हालत में बाहर निकली। वह एक फोन रिपेयर करने वाले के पास गई और एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि मालिक तुरंत काम शुरू करे। 10,000 युआन, चाहे आप इसे ठीक कर पाएं या नहीं। मालिक, जो अभी अभी सोने गया था, बिस्तर से उछल पड़ा। वह अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तुरंत मौके पर पहुंचा। सियू के चेहरे पर कीचड़ के छींटे थे, लेकिन लाइट की रोशनी में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मालिक ने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी। मैडम, आपका फोन काफी देर तक पानी में रहा है। देखते हैं अगर यह ठीक हो पाए। मालिक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मालिक काफी देर तक उलझा रहा, पेचीदा काम किए जो सियू को समझ नहीं आ रहे थे, पर आखिरकार वह सफल नहीं हुआ। अगर हम इसे पेंगचिंग भेजें तो? सियू ने पूछा। वहां तकनीक बेहतर है, पर कामयाबी की उम्मीद फिर भी बहुत कम है। चियासियू ने एक पल सोचा। सुनिए, मैं आपको 10,000 युआन एडवांस दे रही हूं। आप मेरे लिए यह फोन पेंगचिंग ले जाइए। ठीक होने पर मैं आपको 1 लाख युआन और दूंगी।
एक्सपर्ट गंभीर हो गया। चियासियो ने सिर हिलाया। हो सके तो इसी रात निकल जाइए। इसके साथ ही उसने 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। एक्सपर्ट ने फोन लिया और रात में ही पेंगचेंग के लिए निकल गया। वैसे मैडम, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो डेटा बचाना नामुमकिन होगा। मुझे पता है, उसका पासवर्ड वही है जो आप सोच रहे हैं। अंदाजा लगाना बहुत आसान है, वह इसे जानता है। चियासियो वापस घर आ गई। जब वह घर पहुंची तो रात के 2 बज चुके थे। उसने शावर लिया पर बिस्तर पर नींद कोसों दूर थी। वह नीचे सोफे पर आ गई और कंबल ओढ़ लिया। उसके पीछे कुछ लाइटें जल रही थीं। मेज पर वह लेमिनेटेड फोटो रखी थी। वह उसे उठाने से खुद को रोक नहीं पाई। भले ही उसने उस फोटो को कई बार कूड़ेदान में फेंका था, पर अंत में उसे निकाल ही लेती थी। तस्वीर में वह लड़की, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, असीम सौम्यता से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसकी नजरें सिर्फ उसे देख रही हैं। रोते हुए स्यू को लगा कि कुछ तो गलत है। अगर यह उस लड़की की साधारण फोटो होती तो जेनन उसे इतनी हिफाजत से सूटकेस में नहीं रखता। तो वह कोमल नजरें किसके लिए हैं? क्या यह संभव है कि वह लड़की जेनन को बहुत पहले से जानती हो? चियासियो के मन में एक अजीब सा विचार आने लगा। क्या होगा अगर जेनन का यह कहना कि वह मेरा प्रशंसक है शुरू से ही एक झूठ था? क्या होगा अगर वह उसके उस लड़की के कारण मेरे करीब आया हो? चियासियो का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सबूत ढूंढने के लिए कमरे में भागी, पर उस फोटो के अलावा कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रही हूं। जेनन वैसा आदमी नहीं है। अगर वह 3 साल तक किसी और लड़की के लिए मेरा स्वभाव झेलता रहा तो उसका मकसद क्या था? उसे मेरे परिवार के पैसे का लालच तो नहीं है। चियासियो ने खुद को शांत करने की कोशिश की। सालगिरह के भोज से एक दिन पहले चियासियो को अपना रिपेयर किया हुआ फोन मिल गया। वह दोपहर में गांव लौटने वाली थी। उस समय वह जेन के फोन की जांच कर रही थी। उसने उसकी जन्मतिथि डालने की कोशिश की। नहीं। फिर उसने अपनी जन्मतिथि सोची और वे काम कर गया। वह एक पल के लिए दंग रह गई। एक छिपी हुई खुशी उसे महसूस हुई। मेरा जन्मदिन पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल उसके जैसा है। लेकिन फोन के सिस्टम में घुसते ही उसे फिर कुछ गड़बड़ लगी। फोन बहुत खाली था। क्योंकि उसका नया फोन था इसलिए चैट बंद थी। लेकिन फोटो एल्बम में उस औरत का कोई निशान नहीं था। यह संदिग्ध था। वह मेरा पासवर्ड मत उन। उसने उसे लॉग आउट करने के बारे में सोचा पर फिर रहने दिया। तभी रिपेयर करने वाले का मैसेज आया। वैसे मैडम, इस फोन में एक प्राइवेट स्पेस है। इसमें 100 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा है और एक दूसरा चैट अकाउंट भी है। उसे लगा स्यू अपने पति की बेवफाई के सबूत ढूंढ रही है। इन शब्दों ने चियासियो के दिमाग में विस्फोट कर दिया। जेनन, तुम कमीने! तुम मेरी पीठ पीछे इतना सब कैसे कर सकते हो? 100 गीगाबाइट से ज्यादा, दूसरा अकाउंट! चियासियो गुस्से में दांत पीसने लगी। रिपेयर करने वाले के निर्देशों के अनुसार वह पासवर्ड स्क्रीन पर वापस गई और प्राइवेट स्पेस का कोड ढूंढने की कोशिश करने लगी। 5 बार गलत होने पर फोन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन 4 बार गलत होने के बाद होम स्क्रीन पर जाकर वापस आने से काउंटर फिर से शुरू हो जाता है। उसने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। मेरी मां का जन्मदिन, मेरे दादाजी का, मेरी दादी का, सब गलत। सियों के परिवार के जन्मदिन, वे भी गलत। जब सियूं हार मानने ही वाली थी, उसे अचानक एक फोटो के पीछे लिखे अंकों की एक श्रृंखला याद आई। 10-17, ये 4 अंक थे। उसने 10-17 को अंत में इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके आगे साल जोड़ना शुरू किया। 99, 98, फिर 97। उसने 90 तक सब कुछ आजमाया, लेकिन वह असफल रही। चियासियो लगभग 2 घंटे तक उस फोन पर जूझती रही। वह पागल होने की कगार पर थी। निराशा उसे घेर रही थी। वह जो कुछ भी सोच सकती थी, कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। फिर भी होम स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। ब्राउजर हिस्ट्री बिल्कुल सामान्य थी। उसमें एक भी संदिग्ध साइट नहीं थी। उसका वॉलपेपर हम दोनों की एक फोटो थी। वह फोटो मैंने ही ली थी, लेकिन उसकी नजर तिरस्कार और उलाहने से भरी थी। वह उस पहले दिन ली गई फोटो थी जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। और अगर वह इतना तिरस्कारपूर्ण और परेशान दिख रहा था तो इसलिए क्योंकि मैंने उसे फोटो खींचने में बहुत समय लगा दिया था और एक भी ऐसी फोटो नहीं ले पाया था जो उसे पसंद आए। वह बहुत देर तक खड़ा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसका मुझ पर गुस्सा होना स्वाभाविक था। आह जेनन, तुम कमीने! ये क्या है? अंत में एक कॉल आया। यह चिया चांगोन का फोन था, जो स्यू को जल्दी करने के लिए शिकायत कर रहे थे। क्या तुमने आखिरकार अपनी कंपनी की समस्या सुलझा ली? हाँ या ना? जल्दी घर वापस आओ। घर पर बहुत काम है। पैसा आसमान से नहीं टपकता। पापा, दादाजी का 70वां जन्मदिन सिर्फ एक बार आता है। मैं अभी आ रही हूं। चियासियो की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे पता था कि उसके पिता गुस्से में हैं।
गांव में बहुत हलचल थी। गांव की समिति के मैदान पर विशाल गुब्बारे हवा में उठ रहे थे और ब्लोअर एक लाल इंद्रधनुषी तोरण को फुलाए हुए थे। उस तोरण के ऊपर एक लाल कागज के बैनर पर लिखा था, चिया आंगो को 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। चिया चांगोन और मेरे कंधों पर तौलिए थे। हम थिएटर का स्टेज बनाने में व्यस्त थे। ओपेरा के कलाकार अपना मेकअप कर रहे थे और आज रात के शो की तैयारी कर रहे थे। स्यू, अब सिगरेट नहीं बची है। कार लो और जाकर और खरीद लाओ। अगर तुम्हें कोई बड़े बुजुर्ग मिले तो उन्हें एक पैकेट दे देना। चिया चांगोन ने अपना माथा पोंछा। स्यू ने दूर से ठीक है कहा। जैसे ही सीयू कार में बैठने के लिए मुड़ी, उसने अपनी छोटी चचेरी बहन को गांव के किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आते देखा। वह ढेर सारे बबल टी लेकर वापस आ रही थी। लो दीदी, 1 मिनट वाला बबल टी। सीयू ने मेरे प्रति अपनी जटिल भावनाओं को दबाया। उसने प्यार से उसका सिर सहलाया, लेकिन अगले ही पल वह मेरी दिशा में दौड़ी। जीजा जी, जीजा जी, मैं आपके लिए बबल टी लाई हूं। ये मैंने ही बनाया है। मैंने दुकानदार से इसकी रेसिपी सीखी। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ आपके लिए। उसने मुस्कुराते हुए बबल टी ले ली। मजे लेते हुए उसने उसकी ओर देखा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। चियाओतांग ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसके चेहरे पर एक बड़ी विजयी मुस्कान थी। उसी समय चियासियू का चेहरा तन गया। उसके हाथ में मौजूद बबल टी अचानक अब उतनी ताजा नहीं लग रही थी। वह लावा की तरह गर्म हो गई, लगभग जलती हुई। एस्फाल्ट पर टायर बुरी तरह चरचराए। उस तीखी आवाज ने कई लोगों को चौंका दिया। धिक्कार है, इस लड़की को क्या हो गया है? मैंने उसे सिगरेट खरीदने के लिए कहा और वह इस तरह नखरे दिखा रही है। यहां तक कि चिया चांगुन भी, जो दूर खड़े थे, हैरान रह गए। चाचा, आप कुछ नहीं समझते, मेरी बड़ी बहन जल रही है। छोटी चचेरी बहन ने अपनी पोनीटेल को एक तरफ झटका। वह जरा भी दोषी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत वह अपनी चाल पर गर्व महसूस कर रही थी। चिया चांगोन, जो घटनाओं से थोड़े हैरान थे, तुरंत कुछ समझ नहीं पाए। जल रही है? भला वह क्यों जलेगी? उनके आसपास तो कोई सुंदर लड़की भी नहीं घूम रही है। जेनन, छोटी चचेरी बहन ने नाराज होकर गाल फुलाए हुए अपने चाचा की तरफ उंगली उठाई। और मैं? क्या मैं एक सुंदर लड़की नहीं हूं? चिया चांगोन ने उसे गंभीरता से देखा। रहने दो, तुम अपनी बहन के सामने कहीं नहीं टिकती। उसे तुम्हारी चाची की खूबसूरती मिली है। तुम्हें हमारे चिया परिवार के जीन मिले हैं। कह सकते हैं कि तुम्हें परिवार की बदसूरत शाखा मिली है। छोटी चचेरी बहन गुस्से से फट पड़ी। वह चिया चांगोन पर टूट पड़ी, उनका हिसाब बराबर करने के लिए तैयार। चाचा, मैं आपको मार डालूंगी, मैं आपको मार डालूंगी। इससे सब लोग हंस पड़े। छर्रर। स्यू ने तंबाकू की दुकान के सामने टायरों की आवाज के साथ कार खड़ी की। मालिक चौंक गया। उसे लगा कि कोई नौसिखिया ड्राइवर उसकी खिड़की तोड़कर सबको छुड़ा देगा। लेकिन जब चियासियू कार से बाहर निकली तो मालिक की आंखें फटी रह गईं। एक अप्सरा, अप्सरा से कम कुछ नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे वे बर्फ की तरह ठंडे थे। वे आपकी हड्डियों तक को जमा सकते थे। मालिक, सिगरेट? चियासियू के प्रभाव में मालिक खुद को कांपने से नहीं रोक सका। उसने जल्दी से पूछा, आपको कौन सी सिगरेट चाहिए और कितनी? जब उसे पता चला कि सीयू को 1 लाख की जोंगुआ सिगरेट चाहिए, तो वह चौंक गया। उसने तुरंत पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में सिगरेट का क्या उपयोग होगा। जब उसे पता चला कि यह भोज के लिए है, तो उसने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुआ। वह सामान लेने के लिए झपटा, लेकिन एक साधारण भोज के लिए भी इतनी सिगरेट की जरूरत नहीं होती। चियासियू को सिगरेट बांटते देखी उसे आखिरकार समझ आया, तो अमीर ऐसे होते हैं। झिंग गांव में लोग सिगरेट के पूरे पूरे पैकेट बांट रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी अमीर थी। धीरे धीरे आसमान काला होने लगा। चूंकि सबने सारा दिन शारीरिक काम किया था, इसलिए हमने काफी जल्दी खाना खा लिया। मेजें अच्छे पकवानों और अच्छी शराब से भर रही थीं और खाली हो रही थीं। परिवार इतना बड़ा था कि एक मेज काफी नहीं थी। समय समय पर कोई ना कोई टोस्ट करने आता था। चियासियू शराब नहीं पीती थी, लेकिन जब दूसरे लोग जाम टकराने आते तो वह उनका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती। पुरुष शराब पी रहे थे और शराब के खेल खेल रहे थे। माहौल अविश्वसनीय रूप से उत्सवपूर्ण था। वो मेरे बगल में बैठी थी। कभी कभी वो मेरे फोन पर नजर डालती, मेरा पासवर्ड देखने की कोशिश करती। आह, वह खत्म हो गया। वह आखिरकार गिर गया। मुझे सबने इतना पिलाया कि मैं ढेर हो गया। हर तरफ से ठहाकों की आवाज आ रही थी। तुम छोटे बदमाशों, तुम सब मेरी पोती के पति को पिलाने के पीछे क्यों पड़ गए? हमारे परिवार में कोई और नहीं है क्या? जीजा जी, जीजा जी, आप ठीक हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आराम करने के लिए छोड़ आऊं? मेरी छोटी चचेरी बहन और कुछ अन्य युवा पास आए और मुझसे चिंता के साथ पूछा। मैं ठीक हूं,
बस मुझे थोड़ा लेटने दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने मेज पर लुढ़कते हुए हाथ से इशारा करके जवाब दिया, लेकिन उस पल मेरे चारों ओर सब कुछ घूम रहा था। मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। ये लोग वाकई हद करते हैं। मेरी बहन कहती है कि वो नहीं पीती, तो तुम सब उस पर टूट पड़ते हो, है ना? और फिर भी मेरी बहन मेरे जीजा जी से कहीं बेहतर शराब झेल सकती है। मेरी छोटी चचेरी बहन ने असंतुष्ट होकर शिकायत की। उसने सबको गुस्से से देखा। चियासियों ने अपनी छोटी चचेरी बहन को हैरान और गुस्से से देखा। मैं मानती हूं कि तुम जेनन की चिंता करती हो, लेकिन तुम इसे मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूं, हाँ या ना? स्यूं, बस सबके साथ थोड़ा पी लो। तुम आज रात अपने दादा दादी के घर सोओगी। अगर तुम आज नहीं पीती हो तो तुम्हें कल पीना ही पड़ेगा। गांव युलान पास आई। हम्म। चियासियों ने दांत भींचे और अपना गिलास उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चिड़चिड़ाहट की चरम सीमा पर थी। मेरे प्रति उसकी नफरत गहरी थी। इसके अलावा पूरी शाम मैंने अपना पासवर्ड नहीं डाला था। मैं या तो फेस रिकॉग्निशन का उपयोग कर रहा था या अपने फिंगरप्रिंट का। उसने पहले सोचा था कि आधी रात का इंतजार करेगी और मेरे फिंगरप्रिंट का उपयोग करके देखेगी कि क्या वह मेरे फोन के प्राइवेट स्पेस को अनलॉक कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट स्पेस बनाते समय पासवर्ड के अलावा फिंगरप्रिंट को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसकी झुंझलाहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह आधी रात तक इंतजार नहीं कर पाएगी। हाँ, यह बेहतर है। गांव युलान की नजर तब थोड़ी नरम हुई। अगर स्यूं अभी भी अपनी उस बेकार कॉन्ट्रैक्ट की कहानी पर अड़ी रहती और मुझसे तलाक चाहती, तो उन्हें सच में चियासियों को एक तरफ ले जाकर झाड़ना चाहिए था। स्यूं, पहले गांव के पुराने मुखिया की मेज का चक्कर लगाओ। वे सब बहुत सम्मानित बुजुर्ग हैं। मुखिया चियांगो ने आदेश दिया। अपने हाथ में गिलास लिए चियासियों गांव के पुराने मुखिया की मेज की ओर बढ़ गई। टोस्ट शुरू हुए। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब नशे में होने लगी। जो भी हो, उसने बार बार पिया। जब तक उसे एहसास हुआ वह पहले ही ढेर हो चुकी थी। स्यूं, तुम कहती हो कि तुम एक बूंद नहीं पीती, लेकिन जैसे ही तुम पीती हो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है। पीना सिर्फ माहौल के लिए है, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम जानवरों की तरह क्यों पीती हो? गांव युलान उसे सहारा देकर छोटे आंगन तक ले गईं। छिड़कर उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पहले गांव युलान ने उसे एक से ज्यादा बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। चाहे कोई भी उसके साथ जाम टकराए, उसने कभी इनकार नहीं किया। और अगर कोई उसे टोस्ट करने के लिए नहीं कहता, तो वह खुद अपनी सेवा करने लगती। कुल मिलाकर वह सब कुछ तोड़ने के मूड में थी। मां, ऊह! चियासियो बिस्तर पर टेढ़ी लेटी थी। वह अचानक सिसकने लगी। क्या हुआ? गांव युलान ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए पूछा। वह भारी मन से अपनी बेटी को देख रही थी। वह धीरे से उसका चेहरा सहला रही थी। जेनन, वह वह एक कमीना है। स्यू ने नफरत भरे स्वर में शिकायत की। नशे का फायदा उठाते हुए उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। तुम रोती हो, नाटक करती हो, पागलों जैसा व्यवहार करती हो और वह कमीना है। अगर यहां कोई कमीना है तो वह तुम हो। तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रस्तावित कर सकती हो? गांव युलान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे डांटा। जेनन, उसके उसके जीवन में कोई और है। चियासियो अपनी मां की बाहों में दुबक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह सब जो वह आमतौर पर नहीं कह सकती थी एक साथ बाहर आ गया। तुमने क्या कहा? गांव युलान सुन्न रह गईं। उनका दिमाग सुन्न हो गया। झेनन। सियू की आवाज अचानक बंद हो गई। वह रोते रोते सो गई थी। गांव युलान ने उसके जूते और मोजे उतारे, उसे अच्छी तरह ढक दिया और एयर कंडीशनिंग चालू कर दी। लेकिन उनके अंदर एक बर्फीली शांति छा गई थी। कुछ ही समय बाद मेरी चाची और मेरी दूसरी चाची मुझे सहारा देकर वापस ले आईं। इतना समय बीतने के बाद भले ही मेरा दिमाग थोड़ा सा साफ हो गया था, मैं अभी भी बहुत नशे में था। जिस तरह से गांव युलान मुझे देख रही थीं, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा कोई अफेयर हो सकता है। मेरी पूरी जिंदगी उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे ही मुझे पल मिलता है मैं दादा दादी और दूसरों से मिलने चला जाता हूँ। हर दिन मुझे चियासियों का खाना भी तैयार करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझ में कोई हुनर नहीं है, कि मैं सिर्फ एक हाउस हस्बैंड हूं जो दूसरों के भरोसे रहता है। लेकिन चिया परिवार की ऐसी कोई राय नहीं है। अगर कोई ऐसा कहने की हिम्मत करता है तो वे उसे तुरंत डांट देते हैं। अगर जेनन वास्तव में सिर्फ एक मौकाप्रस्त होता, तो मुखिया चिया चांगोन या चिया चांगोन उसे इतना सम्मान क्यों देते? इसलिए उनकी नजरों में यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। छर्र। दरवाजा बंद हुआ। बिस्तर पर दो आकृतियां। उनकी सांसें शांत और नियमित हैं, लेकिन उनमें से एक पानी में मछली की तरह
लगातार दूसरे की बाहों में दुबक रही है, उसे अपनी पूरी ताकत से गले लगा रही है। सुबह की रोशनी पर्दों के बीच से झांकती है और कमरे के बिस्तर पर पड़ती है। अपना सिर रगड़ते हुए मैं आंखें खोलता हूं, लेकिन मुझे अपने शरीर पर एक बोझ महसूस होता है, जैसे कोई चीज मुझे दबा रही हो। और साथ ही एक कोमल खुशबू मुंह तक आती है। मैं अपने बगल में देखता हूं और स्यू को देखता हूं, जो मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए हैं। उसके खूबसूरत बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। वह पूरी तरह से मेरी बाह के घेरे में दुबकी हुई है। वह इतनी शांति से सो रही है, लेकिन मेरी दाहिनी बाह पूरी तरह सुन्न हो गई है। मैं होश में आने के लिए एक पल लेता हूं। मैं उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता हूं। ऐसा लगा जैसे चियासियों को महसूस हुआ कि कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे पकड़ लिया और मुझे और भी जोर से भींच लिया। ये मुझे एक पेचीदा स्थिति में डाल देता है। उसका शरीर एकदम सही है, भले ही हमने कपड़े पहने हों, लेकिन संपर्क इतना कोमल है। मैं चियासियों के इतने करीब कब था? उन 3 सालों के दौरान भी जब मैं उसकी मालिश करता था, मेरे किसी भी कदम से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चियासियो जाग गए। पहली चीज जो उसने देखी, वह मेरा चेहरा था, जो सुंदर भी था और जिंदगी के अनुभवों से थोड़ा प्रभावित भी। दूसरी चीज उसकी अपनी हाथ थी, जो मुझे जकड़े हुए थी। उसका सुंदर चेहरा एक पल में लाल हो गया। उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया। जेनन, तुम कमीने, तुमने तुमने वाकई मेरी नींद का फायदा उठाया। चियासियो पागल होने की कगार पर थी, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। तो फिर वह मुझे छोड़े बिना क्यों जकड़े रहता है? क्या वह इतना नीच है? सॉरी, मैंने बेबसी में आह भरते हुए कहा। वैसे भी किसी औरत को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। ढप। चियासियो ने शर्मिंदा और गुस्से में होकर बिना मेरी अनुमति के मुझे एक झटके में लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने की? बात करते हुए उसने जल्दी से अपने कपड़े चेक किए। वे ठीक थे, जिससे उसे राहत मिली, लेकिन मुझे अपनी बाहों में जकड़ने का एहसास गायब हो गया। उसे अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई। खालीपन और दुख की भावना ने उसे घेर लिया। उसका शरीर अनजाने में मुझे वापस ढूंढना और गले लगाना चाहता था। सॉरी स्यू, आज रात मैं वादा करता हूं कि मैं कम पीऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मुझे नशा ना हो। मैं आज रात जमीन पर सोऊंगा। आमतौर पर जब मैं नए साल के बाद परिवार को बधाई देने आता था, तो मैं हमेशा लूचेंग वापस जाकर सोता था। लेकिन अब जब हमारी शादी हो गई है, तो हर कोई स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि हम साथ सोएं। मुझसे यह नाटक करना और बहाने बनाना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज रात कितना पीते हो। आज रात मैं लूचेंग वापस जा रही हूं। चियासियो ने बर्फ जैसे चेहरे के साथ कहा। सॉरी, मैंने एक बार फिर आह भरी। मैं मुड़ा और हाथ मुंह धोने बाहर चला गया। परिवार के अन्य सदस्य पहले ही बाहर जा चुके थे। यहां तक कि बड़े बुजुर्ग चिया चांगोन और वुकुशु भी गांव की समिति में चले गए थे। जीजा जी, आप अभी सोकर कैसे उठ रहे हैं? सब लोग पहले से ही काम पर लगे हैं। मेरी छोटी चचेरी बहन अन्य छोटी लड़कियों के साथ दौड़ते हुए आई और उसने मुझे तब पकड़ लिया जब मैं अपना चेहरा पोंछ रहा था। आह, मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, मैं देर से उठा। तुम्हारे चाचा और बाकी लोग आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं निश्चित रूप से चिया चांगोन दंपत्ति की बात कर रहा था। मेरी छोटी चचेरी बहन ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, वे यहाँ हैं। चाचा ने मुझे आपको और बड़ी बहन को जगाने के लिए भेजा है। हम सुबह 9 बजे लिंचेन समारोह में जा रहे हैं। इसके साथ ही मेरी छोटी चचेरी बहन दरवाजा खटखटाने दौड़ी। बड़ी बहन, उठ जाओ। क्या तुम कोई सोती हुई भालू हो? 8 बज चुके हैं। तुम अभी तक क्यों सो रही हो? मैं आ रही हूं। चियासियों की बर्फ जैसी आवाज सुनाई दी। पहले वह अपनी चंचल छोटी चचेरी बहन को बहुत पसंद करता था, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में वह उसे असहनीय लग रही थी। फिर बच्चों का एक झुंड गांव की समिति की दिशा में मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेकिन जब हम समिति पहुंचे तो माहौल वाकई अजीब था। चिया चांगोन एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। लोगों का एक समूह अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोक रहा था। उनके सामने खड़े होकर रास्ता रोक रहे थे। और उनसे कुछ ही दूरी पर सामने एक युवक काफी स्टाइलिश अंदाज में सीमेंट के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। चिया चांगोन का गुस्सा फट पड़ा। उसे रोकना असंभव था। तुम सब मुझे छोड़ दो। आज मैं इस छोटे कमीने शौचाओपे को मार डालूंगा। उसे देखो, उसने आज के दिन आने की हिम्मत की, ठीक उसी समय जब हमें यिंग चेन समारोह में जाना है। तुम्हें क्या लगता है मेरी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं होगी? मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे, तो मैंने बहुत पहले तुम्हें समुद्र में डुबो दिया होता। बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। चुप रहो। यिंग चेन समारोह का समय होने वाला है। शांत हो जाओ और जल्दी करो। अपने अंदर यह गुस्सा लेकर वहां मत जाओ। चिया चांगोन बहुत परेशान थे। पापा, इस आदमी ने अभी तक हार नहीं मानी है।
ये अभी भी सियू को परेशान करना चाहता है। बूढ़े आदमी ने उसे गुस्से से देखा। चिया चांगोन शॉ चाओपिंग के पास आए। उनकी आवाज बर्फीली थी। आज हमारे चिया परिवार के लिए उत्सव का दिन है। मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। यहां से चले जाओ। सियू ने पहले ही जेनन से शादी कर ली है। अब तुम दोनों के बीच कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन शॉ चाओपेंग ने अपना सिर हिलाया और जमीन से उठने से साफ इनकार कर दिया। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। इन सभी वर्षों के लिए यह मेरी गलती है। मैं सियू के साथ इसे ठीक कर दूंगा। चिया चांगोन दहाड़े। ठीक करोगे तुम? जब मेरी बेटी 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी, तब तुम कहां थे? जब मेरी बेटी रोती थी और तुम्हें पुकारती थी, तब तुम कहां थे? अब जब शंघाई वाली उस औरत ने तुम्हें लात मार दी है, तो तुम रेंगते हुए वापस सियू के पास आ रहे हो। आसपास के लोग चिया चांगोन को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए थे, जो गुस्से से पागल थे। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वे एक असली सांड की तरह लगते थे। उन्हें रोकना नामुमकिन था। उसी समय मैं चिलचिलाती धूप में वहां पहुंचा। शॉ चाओपेंग ने मुझे गुस्से से देखा। उसकी नजरों में साफ तौर पर नफरत और व्यंग्य भरा था, जैसे वह कह रहा हो, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? उसके मन में सहज रूप से मुझ पर चिल्लाने की इच्छा हुई, लेकिन अपनी ओर टिकी सभी नजरों को महसूस करते हुए उसने खुद को रोक लिया। जिनन, स्यू और मैं साथ पले बड़े हैं और उसके दिल की गहराई में मैं हमेशा मौजूद हूं। उसने तुमसे शादी सिर्फ एक खालीपन भरने के लिए की है। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो वह मेरे पास वापस आ जाएगी। मेरे होठों का कोना हल्का सा फड़का। क्या यह आदमी मूर्ख है? वह बोलने या करने से पहले कभी सोचता नहीं है। और फिर जेनन, क्या तुम वाकई सियू के लायक हो? आप लोगों को अभी तक नहीं पता है ना? ज्यानन के जीवन में कोई और है। वह उसे धोखा दे रहा है। शॉ चाओपिंग ने अपनी आवाज ऊंची की। साफ तौर पर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि अगर मैं खेल से बाहर हो गया तो सियू आखिरकार उसके पास वापस आ जाएगी, और उस समय चिया चांगोन और बाकी लोग चाहे कितना भी विरोध करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इन शब्दों ने एक उबलते हुए तेल की कड़ाही में बम फेंकने जैसा असर किया। एक पल में सबका धैर्य जवाब दे गया। शॉ चाओपेंग, तुम निकम्मे इंसान, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दामाद पर आरोप लगाओ। चिया चांगोन गुस्से में दहाड़े। चाचा चिया, नाराज मत होइए। अगर मैं ये कह रहा हूं तो मेरे पास सबूत हैं। चाओपेंग मेरी तरफ मुड़ा। उसने उपहास के साथ मुझे पुकारा। जेनन, क्या तुम्हें अगले हफ्ते जेनन मियाओ नाम की औरत के साथ एक शो में हिस्सा नहीं लेना है? मैंने लापरवाही से अपनी सिगरेट का कश खींचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो क्या? छाओ पेंग के चेहरे पर तुरंत एक बर्फीली मुस्कान आ गई। इस कहानी के बारे में सियू और चाचा चिया को अभी तक नहीं पता है ना? मैंने शांति से सिर हिलाया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? चाओ पेंग ने मुखिया चियांगो की ओर इशारा करते हुए कहा। दादाजी चिया, आपने सुना? जियानन ने अभी खुद इसे स्वीकार किया है। मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। चाओपेंग, यहां से चले जाओ। चिया, परिवार आपका स्वागत नहीं करता। चाओपेंग घबरा गया। दादाजी चिया, वह आपको धोखा दे रहा है। आप उसे बचाना क्यों जारी रख रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। तुम जो कह रहे हो, मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्या तुम्हारी जैसी संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला आदमी आकर यह कहेगा कि जैन वफादार नहीं है? इसकी क्या विश्वसनीयता हो सकती है? जैन मियाओ की वह कहानी, उस शो की बात। बेशक उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यह उनके लिए मुझ पर शक करने की वजह नहीं बनी। मैंने उसे उसकी कमीज के कॉलर से पकड़ लिया। मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाओ पेंग को जमीन पर घसीट सकता था। जेनन, मुझे छोड़ो। सबूत पक्के हैं। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो तुम खत्म हो जाओगे। चाओ पेंग छटपटा रहा था, लेकिन अय्याशी से बर्बाद हो चुका उसका शरीर मेरी ताकत के सामने कहीं नहीं टिकता था। जानन, तुम अभी भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे तथाकथित सबूतों को पूरी दुनिया के सामने ला दूं? यही बात है ना? चाओ पेंग और भी गुस्से में आ गया। बाम! मैंने उसका सिर पकड़ा और जोर से उसकी कार से टकरा दिया। फिर मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर फेंक दिया। चाओ पेंग को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। दर्द असहनीय था। जब मुझे अंदर फेंका गया तो मेरा शरीर डैशबोर्ड से जोर से टकराया। दफा हो जाओ, समझ गए? मैंने धुएं का एक कश छोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यानन, तो तुम्हें वाकई डर नहीं है कि तुम्हारी चालाकियों का खुलासा हो जाएगा? जरा इंतजार करो। चाओ पेंग ने मुझे धमकी दी ही थी कि उसे मेरे माथे पर एक मुक्का पड़ा। उस चोट से उसे तारे दिखाई देने लगे। मैंने ठंडे अंदाज में अपना मुक्का उठाया। अब तुम दफा हो सकते हो। चाओ पेंग अब मुझसे डरने लगा था। मारो मत, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसे एक मुक्का और जड़ दिया। मिस्टर शॉ, मैंने कोई बेवफाई नहीं की है।
अगर तुम सब कुछ बताना चाहते हो तो जाओ, हिचकिचाओ मत। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा मत करना। बूढ़े मास्टर की सालगिरह बीत जाने का इंतजार करो। उसके बाद तुम जो भी खेल खेलना चाहो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानते, तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम अपने घर से कभी बाहर मत निकलना, क्योंकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई कार गलती से तुम्हें कुचल न दे। मेरी नजरें खुद पर महसूस करके शॉ छाओपिंग का दिल जोर से धड़का। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे इसमें मौत की धमकी नजर आई। अब और धमकी देने की हिम्मत न करते हुए शॉ चाओपिंग धुएं का गुबार छोड़ते हुए वहां से दयनीय हालत में भाग निकला। खबर मिलते ही चियासियो गुस्से से लाल चेहरा लिए समिति के मैदान की ओर भागी। वह ठीक उसी समय पहुंची जब शॉ चाओपिंग की कार दूर ओझल हो रही थी। उसने तो उसे दफा होने के लिए कहा था। फिर वह वापस क्यों आया था? वह क्या चाहता था? वह यहां क्यों आया था? कड़क! चिया चांगोन ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की कुर्सी को जमीन पर पटक दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने चाओ पेंग के पिता का नंबर ढूंढा और उसे अपनी ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। शॉ, अपने बेटे को संभाल कर रखो। अगर वह फिर कभी मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। गांव युलान मेरी ओर दौड़ी और चिंता के साथ मेरे हाथ को देखने लगी। जेनन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरे चेहरे का सारा तनाव गायब हो गया। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं। काफी देर हो रही है, हमें अपने मेहमानों के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद मैं चिया चांगोन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपना सिर हिलाया। पापा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये उत्सव का दिन है। गुस्सा सेहत के लिए बुरा होता है। चिया चांगोन का चेहरा गुस्से से काला था। वह शॉ, उसकी इतनी हिम्मत! इन सभी वर्षों में इस बहाने कि मैंने उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलाए हैं, वह मुझ पर चढ़ने और मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है। वह भूल गया कि उस समय मैंने उसकी मदद कैसे की थी। मैंने एक सिगरेट निकाली और उनके लिए जला दी। मैंने उनकी पीठ थपथपाई। चलिए, सब ठीक हो जाएगा। इस हालत में खुद को डालने का कोई फायदा नहीं है। वह जो भी करे, जरूरी यह है कि हम ठीक रहें। नहीं, चिया चांगुन गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन मेरी सांत्वना भरी बातों ने आखिरकार उन्हें शांत कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने अपनी बेटी को तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके भागते हुए देखा। उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। एक पल में उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। स्यू, तुम कहां जा रही हो? वापस यहां आओ। लेकिन उस एसयूवी ने उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं दिया। गांव की सड़क पर उसने पल भर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। आह, क्या मुसीबत है! क्या मुसीबत है! गांव युलान भी गुस्से से पागल थी। लाल आंखों के साथ वह चिल्लाईं, मैं उसके पीछे जाऊंगी। लेकिन चिया चांगोन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुक्का मारकर मेज पर जोर से प्रहार किया। जेनन, मत जाओ। अगर उसने उस शॉ चाओपिंग को वापस लाने की हिम्मत की तो मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। दूर मुख्य सड़क पर एक एसयूवी ने एक सफेद पोर्श को पकड़ लिया। शॉ चाओपिंग ने अपने रियर व्यू मिरर में यह नजारा देखा। उसका उदास चेहरा अचानक बदल गया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। स्यू, तुम आ गई? मुझे पता था कि तुम मुझे भूल नहीं सकती। उसने रफ्तार धीमी कर दी। वह सड़क किनारे रुकने ही वाला था। वह स्यू को गले लगाने और चूमने के लिए तैयार था। लेकिन वरूम! ऐसा यूवी ने रुकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सफेद पोर्श तुरंत हवा में उछल गई। एक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया तो दूसरे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्यू चली गई और कभी वापस नहीं आई, और किसी ने उसे फोन भी नहीं किया। जो एक खुशी का जन्मदिन भोज होना चाहिए था, इस घटना के कारण सबका मन उत्सव से हट गया। चिया चांगोन आगाबूला थे, लेकिन मैं बेबस था, पूरी तरह से घबराया हुआ। मैं बस एक आखिरी चीज करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं सोमवार आने तक उनके साथ घर पर रहा। मेरे जाने का समय भी आ गया था। मैंने उस दंपत्ति से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस गांव युलान और चिया चांगोन को खाने पर बुलाया। गांव युलान पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उनका दिल चिंता से भारी था। पूरे खाने के दौरान मैंने उनकी भावनाओं का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है और विदाई का समय आ गया। मैं उठा और उनके सामने गहराई से झुका। फिर मैंने मेज पर एक हस्ताक्षरित समझौता यानी तलाक के कागज में रख दिया। चाचा चिया, चाची गांव, इन 3 वर्षों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। गलती मेरी थी। कृपया स्यू को दोष न दें। उसे वापस आने के लिए कहें। मैंने गांव युलान की ओर देखा, जो पहले से ही रोने की कगार पर थीं। आह भरते हुए मेरी नजर और भी दृढ़ हो गई। चाची गांव, मुझे खेद है। उस रात शॉ चाओपिंग ने जो कहा था, उसने जो बताया था, वह सच था। मैंने उसे धोखा दिया है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।
मैं बस यह नहीं चाहता कि यह परिवार बिखरे। आखिर मैं तो बाहर का आदमी हूं, लेकिन स्यू आपकी बेटी है। खासकर जिस तरह से चिया परिवार ने इन वर्षों में मेरे साथ व्यवहार किया है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे यह करना ही होगा। चिया चांगोन के होठों पर मुस्कान ठिठक गई, भले ही वह अभी भी मुस्कुरा रहे थे। सिगरेट पकड़े हुए उनका हाथ कांप रहा था। जेनन, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने गंभीर चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने जोर देकर कहा, यह सच है। कल मियाओलिन और मैं एक शो में नजर आएंगे। आप उस समय इसे देख लेंगे। मुझे खेद है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आखिरी बार गहराई से झुका। मैं उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया, पीछे उनके स्तब्ध चेहरे छोड़ते हुए जो मुझे रोकने की इच्छा और गुस्से के बीच बंटे थे। डिंग डोंग। पैसे ट्रांसफर होने का एक नोटिफिकेशन आया। मैंने चिया चांगोन द्वारा उस दिन मुझे दिए गए पूरे 5 मिलियन लौटा दिए थे। मैंने उन्हें 2 संदेश भी भेजे। एक में कर्ज की रसीद की फोटो थी, दूसरा एक साधारण संदेश था। चाचा चिया, मुझे खेद है। इन सभी वर्षों में मैं उन मौकों को गिन नहीं सकता जब आपने मेरी मदद की। ये 10 मिलियन का कर्ज मेरे प्रायश्चित करने का तरीका है। मैं इस राशि को जल्द से जल्द चुका दूंगा। चिया चांगोन की सांसें अचानक तेज हो गईं। घबराहट में वह जमीन पर गिर पड़े। गांव युलान ने घबराते हुए सूजी हुई लाल आंखों के साथ रुंधे गले से चिल्लाया, चांगोन, चांगोन, तुम्हें क्या हो रहा है? अगली सुबह लूचिंग नॉर्थ स्टेशन पर होठों में सिगरेट दबाए मैं अपना सूटकेस खींचते हुए किसी का इंतजार कर रहा था। पिछली रात मैंने अपना फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। मैंने अपनी टाइमलाइन पर जो आखिरी पोस्ट छोड़ी थी, उसमें घोषणा की थी कि मैंने उसे धोखा दिया है। मुझे न तो कोई पछतावा है और न ही कोई कड़वाहट, क्योंकि चिया परिवार के लिए मैं यही एक चीज कर सकता था। सर्र। सफेद कपड़े पहने, स्ट्रॉ हैट लगाए और सूटकेस खींचते हुए एक महिला शान से मेरे पास आई। वह मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए मेरी ओर चल रही थी। उसे देखकर सिगरेट मेरे मुंह से गिर गई, लेकिन अगले ही पल मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मियाओलिन, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी बहन की तरह कपड़े पहनकर? क्या तुम मुझे यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि मुझे हल्यूसिनेशन हो रहा है? मियाओलिन फुदकते हुए मेरे पास आई। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? मेरे चेहरे पर एक कड़वी और लाचार मुस्कान थी। मैंने उसकी स्ट्रॉ हैट ठीक की। शानदार, बस शानदार। बिल्कुल अपनी बहन की तरह सुंदर। मियाओलिन ने अपना सिर गर्व से ऊपर उठाया। जाहिर है, आखिर हम एक ही मां की संतान हैं। वैसे जीजा जी, आप और चिया परिवार। मैंने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक दिया। वह अब पुरानी बात है। स्यू और मेरा तलाक हो गया है। मियाओलिन का दिल बैठ गया। क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? आखिर तुमने 3 साल तक चिया परिवार का इतना ख्याल रखा। मैंने कंधे उचकाए। पछताने के लिए कुछ नहीं है। चिया परिवार के लिए मेरा जाना ही एकमात्र समाधान था। अगर मैं उनके साथ रहता तो इससे सिर्फ कलह ही बढ़ती, और इस तरह एक परिवार बिखर गया। मियाओलिन ने सिर हिलाया और फिर उस विषय पर बात नहीं की। वे साथ साथ स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। एक आकर्षक था, दूसरी खूबसूरत। वे एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। लोग उन्हें मुड़ मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। मियाओलिन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हम साथ में ट्रेन में चढ़ गए। क्या बात है जीजा जी? मियाओलिन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। वह ढेर सारी खाने पीने की चीजें निकालने में व्यस्त थीं। उसके हाथ रुक गए। सच तो ये है कि यह अभी भी चिया परिवार से संबंधित है। सच कहूं तो मैं इस तरह चला गया और मेरे जाने से पहले मैंने जो कुछ भी कहा हो, वे शायद कभी नहीं सोचेंगे कि समस्या मेरी तरफ से थी। मियाओलिन ने अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखें झपकाईं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रेमिका होने का नाटक करूं? मैंने सिर हिलाया। जब मियाओलिन और मैंने इस शो में भाग लेने का फैसला किया था, तो मेरे दिमाग में यही विचार था। जैसे ही चिया परिवार मियाओलिन और मुझे इतना करीब देखेगा, वे निश्चित रूप से सारी उम्मीद खो देंगे, और फिर सार्वजनिक रूप से दिखाई देकर मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकूंगा। जीजा जी, मैं मना करती हूं। मियाओलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या यह संभव नहीं है? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। मियाओलिन ने हंसते हुए अपनी ओर इशारा किया। मैं लाखों प्रशंसकों वाली एक छोटी सेलिब्रिटी हूं। आपको पता है, अगर आप मेरे प्रेमी होने का नाटक करते हैं तो आप मेरी लोकप्रियता का फायदा उठाएंगे। अवाक होकर मैंने उसे हल्का सा थपथपाया। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा फायदा उठा लूं? क्या मुझे इतना हक भी नहीं है? मियाओलिन ने अपनी सफेद हथेली आगे बढ़ाई। हथेली ऊपर की ओर थी। उस स्थिति में आपको भुगतान करना होगा। मैंने उसकी हथेली पर ताली मारी। और ये लो, कैसी बच्ची हो? मियाओलिन के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान वसंत के फूल की तरह उज्जवल थी। तो क्या हुआ अगर मैं बच्ची हूं? आप मेरे जीजा जी हैं। क्या मुझे आपके साथ थोड़ा बचपना करने का हक नहीं है?
ये कहते हुए मियाओलिन लाड से मेरी बांह से चिपक गई, जिससे आसपास के अनगिनत लोगों की नजरें हम पर टिक गईं। लूचिंग पुलिस स्टेशन। शॉ परिवार ने केवल स्यू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप था जानबूझकर टक्कर मारना, जिससे गंभीर चोटें आईं और शॉ चाओपिंग अस्पताल पहुंच गया। उसे कई फ्रैक्चर हुए हैं। शॉ परिवार ने चिया चांगोन से संपर्क नहीं किया क्योंकि वे चाहते हैं कि चिया चांगोन खुद उनके पास गिड़गिड़ाने आए। जब तक वे स्यू को जेल में बंद करने में कामयाब रहेंगे, उन्हें यकीन है कि चिया चांगोन आखिरकार हार मान लेंगे। जांचकर्ताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद स्यू को आखिरकार रिहा कर दिया गया। कारण बहुत सरल था। स्यू ने कसम खाकर कहा कि यह जानबूझकर नहीं था। उसने कहा कि वह अभी भी शॉ चाओपिंग को नहीं भूल पाई है। उसका पीछा करते समय वह बहुत भावुक हो गई थी और असावधानी के एक पल में उसने शॉ की कार को जोर से टक्कर मार दी। जहां तक टक्कर के बाद एक्सीलेटर पूरी तरह दबाए रखने की बात है, उसने कहा कि वह घबरा गई थी। उस समय शॉ का पीछा करते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह लकवाग्रस्त हो गई थी, दोनों पैरों से विकलांग। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिएक्शन हुआ। उसने पुराने एक्सीडेंट के दृश्य को फिर से जिया और उसके बाद उसके शरीर ने अनियंत्रित रूप से एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा दिया। शॉ परिवार गुस्से से पागल है। हर कोई जानता है कि स्यू ने यह जानबूझकर किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। कार एक्सीडेंट ने शॉ चाओपिंग को मारा नहीं, लेकिन उसे 6 महीने के लिए बिस्तर पर डाल दिया। स्यू, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शॉ चाओपिंग की मां पुलिस स्टेशन के सामने चिल्लाई, उसका चेहरा नोचने के लिए उस पर झपटने को तैयार। बहुत अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूं। वैसे आपने अभी जो कहा उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। आज से अगर मेरे साथ कोई छोटा सा हादसा भी होता है तो पुलिस शॉ परिवार के दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो रास्ता छोड़िए। अमीर आदमी गुस्से में लगभग फट पड़ा। स्यू, ये मत सोचो कि मामला बंद हो गया है तो सब खत्म हो गया। तुम नहीं चाहती कि चिया परिवार इसमें शामिल हो, है ना? तो मैं जानबूझकर चिया चांगोन को इसमें खींचूंगा। मैं लूचेंग के कई प्रमोटरों के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगा। शॉ पागल लग रहा था। शौक से जाइए, जल्दी जाकर मेरे पिता से अपना हिसाब चुकता कीजिए और उस समय सेंग का मामला और आपकी घटिया निर्माण की कहानियां सबके सामने आ जाएंगी। मेरी एजेंसी सीयू मीडिया की ताकत से मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूं कि एक दिन से भी कम समय में पूरा देश इस बारे में जान जाए। प्रांत के पास एक विशेष जांच शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो दफा हो जाइए। सीयू ने बर्फीली नजरों से कहा। उसने उन्हें धक्का दिया और बाहर इंतजार कर रही काली कार में बैठ गई। शॉ दंपत्ति गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा बेबस था। अगर स्यू ने ऐसा कहने की हिम्मत की थी तो इसका मतलब था कि उसके पास उनके खिलाफ सबूत जरूर होंगे और वह सब कुछ सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेगी, क्योंकि बहुत समय पहले ही स्यू शॉ चाओपिंग से प्यार करना बंद कर चुकी थी। उसे केवल उससे घृणा महसूस होती थी। मैडम चिया, हम कहाँ जा रहे हैं? कार स्यू मीडिया का एक अधिकारी चला रहा था। दाजिंग, स्यू ने ठंडेपन से जवाब दिया। उसने अभी तक तलाक स्वीकार नहीं किया है। और देखो, ये जियानन पहले से ही दूसरी औरत के साथ जाने की हिम्मत कर रहा है। मैडम चिया, शो में जियानन की भागीदारी की पुष्टि हो गई है। लाइव प्रसारण पहले ही शुरू हो चुका है। आप एक नजर डाल सकती हैं। अधिकारी ने स्यू को फोन पकड़ाने से पहले लाइव प्रसारण चालू किया। जैसे ही स्यू ने देखा, लाइव कैमरों ने शॉट बदला, जिसमें मियाओलिन और मुझे कार से उतरते हुए दिखाया गया। एक शुद्ध सुंदरता वाली थी, जीवन और आत्मविश्वास से भरी। दूसरी ओर बुस्नो उमरीचिकिता, जिनका चेहरा भले ही 20 साल के युवक जैसा था, लेकिन उस पर पहले से ही एक निश्चित थकान के निशान थे। इन दोनों को देखकर स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मेरी देवी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस कमीने की बांग से कैसे चिपक सकती हो? इसे छोड़ो, अरे इसे छोड़ो, लानत है।